फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो आजकल जहाँ पे भी जाओ बहुत जल्दी आपको ले लेंगे। कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, हर जगह पे बहुत सारे स्टाफ को ले रहे हैं, हर जगह से वैकेंसीज आ रही, वो बोल रहे हमारे पास आ जाओ, ये बोल रहे हमारे पास आ जाओ। तो इसलिए आज मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू मेरी क्लियर हो गई, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन भी हो गई और उन्होंने मुझे बुला भी लिया। खैर मुझे जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंटरव्यू दी और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, जो इंटरव्यू थी, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करे, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया और वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना और लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगे, अगर मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप सबके लिए ही मैं वहाँ पे जाता हूँ इंटरव्यू देने। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है, मतलब वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगना भी नहीं है ना। तो आप सबके लिए जाता हूँ और मेरे एफर्ट आपके लिए लगते हैं। अगर इन एफर्ट की आपको थोड़ी सी भी कदर है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि नर्सिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं इस पर डालता रहता हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ब्रीदिंग के ऊपर था कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को आप क्या बोलते हो। तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को हम बोलते हैं डिज़निया। वो अलग अलग ऑप्शंस आपको डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया, डिज़निया, ये सारी ऑप्शंस दी होती है, लेकिन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को बोलते हैं डिज़निया। ब्रीदिंग का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पेशेंट जब लाइंग डाउन होता है, मतलब पेशेंट लेटा होता है, तब सांस फूलती है पेशेंट की, या उस टाइम पे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपिनिया। तो नॉर्मल आपको पता है ब्रीदिंग जो रेट होता है वो 12 to 18 के बीच में होता है। जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो हैंड वॉशिंग के ऊपर आया था। तो हैंड वॉशिंग के बारे में मैंने वीडियोस में बता रखा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था इसमें था कि जो हैंड वॉशिंग है सोप एंड वाटर के साथ, वो कितने टाइम के लिए होती है। तो सोप एंड वाटर के साथ जो मेडिकली हम हैंड वॉश करते हैं वो आपको पता है नॉर्मली हम करते हैं 40 to 60 सेकेंड। तो अगर आपको हैंड रब के साथ पूछे तो वो होता है 20 to 30 सेकेंड। तो इसके साथ साथ आपको हैंड वॉशिंग के 6 स्टेप भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, या फिर 5 मूवमेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो इसको आपको बताना है जब भी आपसे पूछे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि अगर किसी पेशेंट का स्पूटम कल्चर भेजना है किसी नॉर्मल पेशेंट का, तो द बेस्ट टाइम क्या है उसके लिए। कुछ भी जब हमने खाया होगा उसके बाद जो हम कल्चर भेजते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए एम्प्टी स्टमक सुबह जब पेशेंट उठेगा तो उस टाइम पे जो फर्स्ट स्पूटम होता है उसी स्पूटम का हम सैंपल भेजते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि ईसीजी में क्या चेंजेस आती है जब भी पेशेंट को एमआई होता है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत जगह पे आता है। तो इसका आपको नॉर्मल आंसर पता है कि जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है कि उसकी ईसीजी में जो सबसे पहली चेंजेस आती है वो होती है एसटी एलिवेशन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो भी हार्ट के रिलेटेड था कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट क्या होती है पेशेंट की। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसकी जो कार्डिक आउटपुट है वो नॉर्मली 5 to 6 लीटर तक होती है। जो कार्डिक आउटपुट है उसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हम हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है आंसर आ जाता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी कार्डिक आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि चिल्ड्रन को कौन सा कैनुला लगाते हैं। तो ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो 24 की ऑप्शन होगी उसी पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि नॉर्मल हम जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम लगाते हैं 24 का, जो कि येलो कलर का होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो सक्शन प्रेशर के ऊपर आया था कि नॉर्मल सक्शन प्रेशर का अडल्ट के लिए कितना होता है। तो अडल्ट का जो नॉर्मल सक्शन प्रेशर हम रखते हैं 80 to 120 के बीच में। और अगर बच्चों के लिए आए कि चिल्ड्रन के अंदर सक्शन का प्रेशर क्या होता है, तो उसका जो आंसर है वो 60 to 80 है। तो सक्शन के रिलेटेड अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेकियल सक्शन जो है वो कितने टाइम तक करनी होती है, तो उसका जो राइट आंसर है वो 10 सेकंड तक होता है। अगर आपको 10 नहीं आता, लिखा होता है कि नॉट मोर देन 10 सेकंड, तो वो आंसर भी राइट है, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा हम कभी भी ट्रेकियल सक्शन नहीं करते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि कोल्ड शॉक को आप और क्या बोल सकते हो। उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएगी कि वेसोवेगल शॉक बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं, या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो जब भी पेशेंट के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, चाहे वो हेमरेज के साथ हो, कोई ट्रॉमा हो गया, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी में से निकल गया, तब ये कंडीशंस आती है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया बॉडी में से, तब भी ये कंडीशंस आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक क्लाइंट है जो कि एंटीकोगुलेंट पे है, मतलब एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन उनको नर्स दे रही है, तो नर्स को क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जब भी एंटीकोगुलेंट चलती है पेशेंट को, तो आपको पता है कि जैसे एसीटोन वगैरह पेशेंट को चाहती है, जो कि कार्डिक वाले पेशेंट होते हैं, या कोई बाईपास वाला
या फिर किसी के वॉल्व रिप्लेसमेंट हुए होते हैं, तो उनको रेगुलर ये एंटीकोगुलेंट्स चलती रहती है। तो उनका INR भी है जो 2 to 3 के बीच में हम करके रखते हैं। तो अगर INR 2.5 से ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट को ब्लीड हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं वो नाक से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था एपिस्टैक्सिस, कि जो भी पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे है तो नर्स को क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को एपिस्टैक्सिस ना हो, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा BP बढ़ा और ब्लड तो ऑलरेडी थिन होता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एपिस्टैक्सिस के। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच हार्ट चैम्बर कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक शॉट डाला था, उसमें मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट में बताया था कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इसका जो राइट आंसर था कि डीऑक्सीजनेटेड किस चैम्बर में होता है, तो वो होता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर डिजनिक पेशेंट, मतलब जो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है। तो उसके लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो होती है फॉलर पोजीशन, जिसमें हम पेशेंट के हेड को अप टू 45 डिग्री करके रखते हैं ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्वेश्चन आया था कि कोई पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मतलब डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे या जो ब्लड है वो बंद करोगे या ब्लड को स्लो कर दोगे। तो ऐसे वाली ऑप्शंस आती है, लेकिन जो सबसे मेन प्रायोरिटी होती है वो हमेशा ही हम पेशेंट को जो ब्लड है वो बंद कर देते हैं उसी टाइम। तो अगर आपके लिए कोई ऐसे आए कि आप इंजेक्शन एफकॉर्लिन दे सकते हो, तो आपको पता है कि हम इंजेक्शन एफकॉर्लिन और एविल देते हैं, लेकिन वो देना नहीं होता है विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर। तो आपके लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो वही है कि आपको जो इमीडिएटली ब्लड को है वो स्टॉप कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि कोई पेशेंट है वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में और नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन हुई है, तो उस इन्फेक्शन को क्या बोलोगे, बैक्टीरियल बोलोगे, वायरल इन्फेक्शन बोलोगे या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो वही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। अगर आपको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में आए तो वो क्या होती है, तो वो भी वही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको कोई भी मतलब जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन होना, उसको हम नोज़ोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। मैंने एक छोटा सा कोर्स तैयार करा है, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट उसके अंदर एनरोल होगा उसकी प्लेसमेंट मैं खुद करवाऊंगा। उसके अंदर एनरोल करने के लिए आपको 3000 पेमेंट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं आपके 2 मॉक इंटरव्यू लूंगा, एक तो प्री इंटरव्यू होगी, एक पोस्ट इंटरव्यू होगी। तो प्री इंटरव्यू में पहले मैं आपका लेवल देखूंगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, आपको कौन सा स्टफ मुझे देने की जरूरत है, आपको क्या मुझे बताने की, क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है, कौन सा क्वेश्चन पेपर आपके लिए सूटेबल रहेगा वो मैं आपको दूंगा। जब तक आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं मैं करवाता तब तक आपकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहेगी अगर आप इसमें एनरोल करते हो। दूसरी चीज़ है कि जिस हॉस्पिटल में भी आपको जाना है उसके आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो जो क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी है आपके अकॉर्डिंग, अगर आप फ्रेशर हो तब आपको क्या चाहिए और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो तब आपको क्या चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो है रेफरल। तो हर स्टूडेंट रेफरल सबसे पहले चाहता है, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हो सबसे पहले हॉस्पिटल यही पूछता है कि आप किसकी रेफरेंस से आए हो। तो अगर आपकी रेफरेंस होती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं 90% के आपको वो हायर कर लेते हैं। तो रेफरेंस मैं आपको दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड था। वो जो क्वेश्चन था उसमें था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन से इलेक्ट्रोलाइट अफेक्टेड होते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस थे वो था कि सीरम पोटेशियम, सीरम कैल्शियम या सीरम मैग्नीशियम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पोटेशियम की बात करें तो ब्लड देने के साथ हाइपरकैलेमिया हो सकता है जिसमें कि पेशेंट का पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरी अगर कैल्शियम की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है जिसमें पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। तो अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाएगा जिसको हम हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं। तो दोस्तों हाफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हाफ अभी भी है लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी इसके बाद ही बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप मिस ना करो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो भी इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं। तो कुछ मुझे सजेशन देनी हो, किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।